एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार। ठीक है, यानी आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये क्वेश्चन पेपर है बीए पॉलिटिकल साइंस का। ये जनरल इलेक्टिव का पेपर है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में वीडियो आएगी। पहले पार्ट्स में आपको बता दूं कि अगर आपको दूसरे पार्ट की ज़रूरत है और आगे नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस पे आगे वीडियो बना दूं। वरना इस चैप्टर पे, इस बुक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में बता दो कि हाँ, इससे रिलेटेड मुझे पढ़ना है, मुझे ज़रूरत है, मेरा एग्ज़ाम है। आप सर वीडियो बना दो तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं इस पर नहीं वीडियो बनाऊँगा। ठीक, एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ठीक, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचारक, आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें कौटिल्या में हम धर्म और राजनीति दंड को देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। ये पहली वीडियो है। इसमें आप कौटिल्य का इंट्रोडक्शन देखोगे। ठीक है, धर्म, इसमें आप देखोगे धर्म, कौटिल्य का धर्म, दंड नीति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषता क्या रही है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म कैसा रहा है, राज्य का उद्भव और विकास कैसा रहा है, राज्य के क्या लक्ष्य रहे हैं। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत क्या रहा है। उसके नेक्स्ट वीडियो में राजमंडल, कौटिल्य की दंड नीति और गुप्तचार व्यवस्था, और कौटिल्य और मैकियावेली, यानी 4 क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन उस सेकंड वीडियो में आपको बताना है। ठीक है, कौटिल्य, धर्म और दंड, इंट्रोडक्शन देख लो आप, ये पहला है। ठीक है, प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र के प्रेरणा के रूप में, ठीक है, प्रेरणता के रूप में प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा हुआ गया ग्रंथ है। ठीक है, अन्य पुरुष शैली है ये, जिस शैली में लिखा गया, जैसे इटालियन शैली और भी बहुत सी शैलियाँ होती हैं। लिखने का जो फ़ॉन्ट होता है, जो लिखने की कला होती है, वो अन्य पुरुष शैली में ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य की। इसमें कौटिल्य को आंतरिक विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य का तीसरा नाम चाणक्य है। चाणक्य के नाम से भी इन्हें कई बार जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था। ठीक है, विशाखा दत्त एक प्रसिद्ध लेखक है, ने अपनी प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ यानी मुद्रा राक्षस में चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से पुकारा है इन्होंने। ठीक, उसके बाद जिसमें संकेत मिलता है कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे, यानी चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, चाणक्य 350 से 2700 ईसा पूर्व को, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, 350 से 275 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला, यानी अब पाकिस्तान में जो है तक्षशिला, उससे की थी, में प्राप्त की थी। उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र और सूक्तियों के ग्रंथ चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासक करने के तरीके युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तक के रूप में लिखा था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बहुत से सिद्धांत की प्रस्तुत किए, जैसे कि सप्तांग सिद्धांत, राजा का कर्तव्य, राजा का आचरण कैसा होगा। ठीक है, राजा का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजा के कर्तव्य क्या है, मंत्री परिषद, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, कानून, अर्थव्यवस्था, दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था, मंडल सिद्धांत, षड्यंत्र नीति इत्यादि वे अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में इन्होंने इनके बारे में लिखा है। अब पहला क्वेश्चन बनता है, आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या रही है, वो बताना है आपको। भारतीय राजनीतिक रचनाओं में अर्थशास्त्र एक राजशास्त्र से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी राजशाही पे, इस पे लिखा हुआ है राजवाओं के शासन का कैसे चलाना है, क्या नियम होने चाहिए। ठीक है, इत्यादि पे, इसलिए राजशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इसे। इस ग्रंथ के अंतर्गत अधिक महत्व कई कारण रहे हैं। ठीक है, कौटिल्य एक तैयार काटवादी विचारक हैं। ठीक है, व्यवहारिक राजनीतिक था, जिसने ठीक व्यवहार में जो राजनीतिक आती, व्यवहारिक राजनीतिक था, तथा उसने ऐसी समस्याओं के विषयों में लिखा जिनकी व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुओं का सामना किया, मतलब ऐसी चीज़ों को लिखा जो अपने जीवन में उन्होंने सामना किया हुआ था। ठीक है ना, सार्वजनिक में, निजी क्षेत्रों में, उस चीज़ों पे लिखा। प्राचीन भारत में, ठीक है,
प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा। ठीक है ना, राजनीति और धर्म को पृथक करके लिखा उन्होंने। ठीक है, स्वतंत्र हो गए, पूरी तरह राजनीति पर अपने विचार रखे। कौटिल्य का साथ राजनीतिक विषयक सभी और विचारक संग्रह तथा कर है इसमें सभी मतलब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीतिक विषय के बारे में लिखा है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है और अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ विकेंद्रीकृत शासन प्रदान किया है, जैसे कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं दिया था। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था चलाने की बात की है अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में कि ऐसी विचारधारा वो कभी भी भारतीय शासन में नहीं देखा गया है, ऐसा कौटिल्य का लिखना है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ और अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। ठीक है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ और अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा में लिखा है कि मनुष्य का जो जीवन है उस जिस भूमि पर वह रह रहा है वो दोनों ही अर्थ हैं। यानी मनुष्य का जीविका और जिस भूमि पर रह रहा है वो अर्थ है, वह दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शस्त्र अर्थ है जिसके मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपाय का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला का एक महान रचना है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है, यानी गद्य पद्धति और पद पद्धति दोनों में, यानी गद्य पद दोनों में की गई है। इसमें 15 अधिकरण है। 15 अधिकरणों में से पहला अधिकरण है राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन मिलता है इसमें, यानी जो राजा कैसे रहेगा, जीवन क्या निर्वाह करेगा, ठीक है ना, उसकी बात की गई है इसमें। राजा के विभिन्न प्रशासनिक अध्यक्षों के विभागों के कर्तव्य का वर्णन है, यानी जो राजा के जो प्रशासनिक विभाग हैं, जो अध्यक्ष हैं विभागों के और उनके क्या कर्तव्य हैं, उन सब का उल्लेख है इसमें। और तीसरा, अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है इसमें। ठीक है, समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले के लिए दंड का विधान व्यवस्था इसमें, कि जो समाज में मतलब अन्याय करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, दुख पहुंचाएंगे तो उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। राज्य कर्मचारियों के कर्तव्य का उल्लेख तथा अराज्य भक्तों को दंड देने का नियम है, यानी जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य का उल्लेख है, और जो अराज्य भक्त यानी जो राज्य को क्षति पहुंचाते हैं उनको दंड की व्यवस्था की गई है। शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। विजय के लिए प्रशासन से पूर्व विचार विषयों का प्रकाश डाला गया है। ठीक, विजय के लिए युद्ध संबंधित नियम बताए गए हैं। संघर्ष राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं इसमें। निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए, मतलब निर्बल जो राजा हैं वो प्रबल राजाओं पे कैसे प्रतिकार पाएंगे उसका उपाय बताया गया है। शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के क्या उपाय बताए गए इसमें, मतलब जो शत्रु हैं उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। शत्रु पर विजय विश्व जादू टोना आदि का प्रयोग की विधि बताई गई है, कि मतलब शत्रु पे कैसे जादू टोना कर दो आप, वो बस में हो जाएं, खत्म हो जाएं, वो विधि बताई गई है इसमें। अर्थशास्त्र के अर्थ का सामान्य विवेचना बताया गया कि अर्थशास्त्र, एक मिनट आप जान लें, अर्थशास्त्र का मतलब होता है, ये मत समझ लेना इकोनॉमिक जीडीपी ये सब कुछ नहीं। अर्थशास्त्र है जो एक पुस्तक है जो राजनीतिक और प्रशासन पे लिखी गई है इनकी। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स मत समझ लेना इसे। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 150 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें 180 विषयों का लगभग 6000 श्लोक है इसमें। ठीक, और अन्य विशेषताएं भी देख लें इसकी। मानव लक्ष्य भौतिक दृष्टिकोण की और प्रबल प्रवृत्तियां की ओर संकेत करता है इसमें। राज्य के 7 घटकों का सिद्धांत यानी सप्तांग सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण बताया गया है। कौरल गर्ल शासक के प्रतिकार और कार्यों का विस्तार किया गया है इसमें। ठीक है, लोगों के रक्षण और धर्म के बचाव के साधन में के रूप में दंड का केंद्रीकरण, दंड को प्राय विधि के पर्याप्त के रूप में देखा गया है। इसमें शासन की पूर्ण सिद्धांतता शामिल है, जिसमें राजा, अमात्य और प्रशासनिक संगठन के विभिन्न अंग एक रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण रखा गया है।
भू राजनीतिक चिंताओं पर पहली बार विवेचना हुई है इसमें, यानी जो भू राजनीतिक है, भूमि से जुड़ी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो राजनीतिक होती है, ठीक है, उसको बताया गया इसमें। अंतर राज्य संबंधों की झलकियां प्रदर्शित करती हैं, जो मतलब अंतर राज्य वो राज्य होते हैं जिनमें अंदर की राजनीति चल रही होती है। संपेक्ष नैतिकता का मुद्दा में केंद्र में है, ठीक है। राज लिख गया, राजधर्म और आम धर्म के बीच अंतर बहुत सुखारा है, मतलब दोनों में अंतर बताए गए हैं। नैतिक आचरण और अध्यात्म विभाग के काम से एक संयोजन स्वरूप सवेटर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में राजनीति को विकसित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। और नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म, ठीक, धर्म कैसे है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में धर्म, ठीक। कौटिल्य के समय, ये दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र को राजनीति और प्रशासन का शास्त्र माना जाता है। कौटिल्य के समय में जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति और प्रशासन का शस्त्र माना जाता था। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म, अर्थ और काम के सहयोग सम्मेलन के लिए प्रयास किया गया है, ठीक है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में अर्थ, काम और धर्म की प्राप्ति के उपायों की व्याख्या की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वस्तु अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, विधि व्यवस्था, समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, पहला पॉइंट है इसमें, अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ तथा काम, कम लिख गया, काम से प्रवृत्ति करता है, यानी इनकी रक्षा करता है, और अर्थ के विरोध यानी अर्ध धर्मों को, अधर्मों को नष्ट करता है, यानी धर्म की सुरक्षा करेगा, ठीक है। आज जो धर्म अधर्म फैलाएंगे उनको नष्ट करता है। अर्थव्यवस्था में धर्म, अर्थ, धर्म तथा काम के महत्व तथा उनके बीच संतुलन का प्रयास करता है, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थ और धर्म तथा काम के महत्व को, उसके बीच में संतुलन को बनाए रखेगा, ठीक। यह ग्रंथ प्राचीन भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का इतना मूल्यांकन प्रकाश करता है कि इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े से कुछ कह देना संभव नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं कह सकता, इतने विषयों का संवेश है अर्थव्यवस्था में कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इसमें कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 विषय और 6000 श्लोक हैं इसमें। कौटिल्य के अनुसार धर्म, अर्थ और काम में अर्थ ही प्रधान होता है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार जो धर्म है, अर्थ है और काम में अर्थ ही प्रधान है इसमें, ठीक है। क्योंकि धर्म और काम अर्थ मूलक होते हैं, अर्थात अर्थ ही इन तीनों के कारण होते हैं, ठीक है। धर्म को सर्वोपरि नहीं माना है, अर्थ को प्रधान मानता है कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कार्य के क्षेत्र में मनुष्य जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सब क्रिया आ जाते हैं, यानी जो कौटिल्य मानते हैं, अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि जो राज्य के कार्य हैं उसके क्षेत्र में मनुष्य जीवन में जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म और राजनीति के संदर्भ में पृथक से उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु राज्य की जो आंतरिक और बाहरी नीति में धर्म की भूमिका विवेचना प्राप्त हो जाती है, यानी कौटिल्य मतलब अर्थशास्त्र में है, उन्होंने धर्म और राजनीति के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन राज्य के जो आंतरिक और बाहरी जो धर्म है मतलब कार्य हैं उनकी नीतियों के अंतर्गत धर्म आ जाता है। कौटिल्य ने राजा के लिए धर्म प्रवर्तक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जो कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है उन्होंने राजा के लिए धर्म प्रवर्तक शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य के राज्य की बाहरी और नीति भी धार्मिक महत्व के द्वारा ही निर्देशित होता है, ठीक। धर्म का पालन राजनीतिक उपयोगिता है, वो कैसे है, सही ढंग से राजकाज संचालन के लिए धर्म की उपयोगिता है, राज्य की स्वामी समाज और राज्य का केंद्र बिंदु है, ठीक है। यानी जो राज्य का जो स्वामी है मीन समाज या राज्य का केंद्र बिंदु होता है, यानी राजा राज्य का केंद्र बिंदु होगा, इसलिए उनका परम कर्तव्य है कि वह ना केवल राज्य के अंतर्गत बल्कि जीते हुए भूभागों में भी धर्म का पालन करवाए, यानी जो राजा है वो जीते हुए अपने जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के बीच में धर्म का पालन करवाए, ठीक है, उनका सबका पालन करे। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा में धर्म और कर्म मार्ग को भ्रष्ट ना होने दे, यानी जो राजा है वो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि जो प्रजा में धर्म और जो कर्म का मार्ग है उसको भ्रष्ट ना होने दे, उसे खत्म ना होने दे। अपनी प्रजा को धर्म और कर्म से प्रवृत्ति रखने वाले राजा लोग
परलोक में सुखी रहते हैं, यानी सुखी रहता है, जो अपने प्रजा में धर्म प्रचार और कर्म में वृद्धि करवाता है। राजा को अपने धर्म का पालन करने चाहिए और प्रजा के साथ धर्म के न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और प्रजा के साथ धर्म और न्याय के व्यवहार के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसलिए राजा को धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। धर्म पालक राजा को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, ठीक है। धर्म पालक के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था का अनुसरण किया जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर राजा की इंद्रियां अपने मतलब रहेंगी, नजरें रहेंगी, अपने काबू में ही रहेंगी, भोग विलास की वस्तु में नहीं जाएंगी, अपने धर्म अपनी निष्ठा पे कर्तव्य पे रहेंगी, तो तभी समाज का विकास हो सकता है। धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है, जहाँ एक और धर्म राजा को कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा का संरक्षण बनाती है, वहीं दूसरी ओर वह राजा को धर्म प्रवर्तक बनाकर धर्म की रक्षा की बात करता है, ठीक। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि अर्थ, काम और धर्म सही और संतुलित संबंध से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। यानी अर्थ, काम और धर्म के सही संतुलन से, सही वेश रहेगा तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। 10वां पॉइंट, राजा का अपना धर्म स्वर्ग प्राप्ति का साधन होता है। इसके विपरीत प्रजा की रक्षा ना करने वाले तथा अनुचित पीड़ा पहुंचाने वाले राजा को कभी सुख नहीं मिलता। कौटिल्य कहते हैं, अगर राजा लोगों को धर्म स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनाएंगे तो उनको तो मिलेगा, लेकिन अगर वो राजा जो अपनी प्रजा को दुखी, अत्याचार कर रहा, उत्पीड़न कर रहा, उनके लिए कभी सुखी नहीं हो सकता वो, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को उदात्त और उद्योगशील होना चाहिए। राजा का उद्योग इसी में है कि वह धार्मिक नियम से रहे, ठीक है। राजा को धार्मिक नियम से रहने चाहिए, अपने सब कर्तव्य को निभाए और राजाभिषेक के पश्चात भी यज्ञ में वह तड़प्रति में सभी प्रकार के समान व्यवहार बर्ताव रखे तथा प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का अपना हित समझना चाहिए। यानी कहने का मतलब कौटिल्य लिखते हैं कि जो राजा है उसको उद्यमशील होना चाहिए, औद्योगिक होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक नियम से व्यक्ति को चलने वाला होना चाहिए, अपने कर्तव्य को निर्वाह करने वाला होना चाहिए। जो बड़े बड़े मतलब राजाभिषेक के समय जो यज्ञ होते हैं उसमें अपनी निष्ठा पूरी रखे, ठीक है, वो शामिल हो उसमें, ठीक है। उस सभी के लिए मतलब कोई छूआछूत का मतलब भेदभाव ना करे, सभी को समान रूप से सम्मान दे, ऐसे राजा की जरूरत है। कौटिल्य धर्म, अर्थ एवं राज्य के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्पष्ट करते हैं। अब आता है धर्म, अर्थ और राज्य के बीच में एक घनिष्ठ संबंध, जहां धर्म एक पर लौकिक कल्याण की ओर संकेत करता है, वहीं अर्थ पर उसकी निर्भरता उसे मानव के लौकिक व्यवहार के साथ जोड़ती है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार धर्म राष्ट्र की आवश्यकता है, धर्म ही राज्य के संरक्षण और विकास का महत्व उपकरण है। कौटिल्य धर्म को सामाजिक कर्तव्य और नैतिक कानून के रूप में और नागरिक कानून के रूप में विश्लेषण करते हैं तथा धर्म और दंड के बीच घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने गीता की अवधारणा के समान स्व धर्म के सिद्धांत पर बल दिया है। यानी जो गीता है, भगवत गीता है, उसकी अवधारणा के समान स्व धर्म की सिद्धांत पर बल दिया है। चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धाम निर्धारित करते हुए राजा का धर्म सभी वर्ण और आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्म का सही ढंग से पालन करवाना माना है, ठीक है। कौटिल्य ने धर्म का अर्थ और काम के त्याग के रूप में किया है। उनके अनुसार धर्म और अर्थ में घनिष्ठ संबंध है। कहने का मतलब है कि जो राजा है वो अपने धर्म तो माने जो, लेकिन अगर उसमें राज्य में उसके अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उनका भी सम्मान करे, उनका भी आदर करे, ठीक है, ढंग से उनको पालन करे, अपने धर्म का करवाए, ठीक। धर्म आवश्यक था, क्योंकि उसे व्यक्तिगत सुरक्षा और सुख को और साथ ही सामाजिक व्यवस्था की स्थिति को बढ़ावा मिलता है। अर्थशास्त्र में धर्म को संप्रभु शक्ति जैसे तत्व के रूप में मान्यता मिली है। अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर धर्म को अभिव्यक्त के रूप से सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता के धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। राजा अपने धर्म का पालन ठीक ढंग से करे,
इसके लिए कौटिल्य ने इसकी दिनचर्या निर्धारित की है, यानी जो राजा है वो अपने धर्म का पालन ठीक तरीके से करे, इसलिए कौटिल्य ने इस दिनचर्या निर्धारित किया है। राजा का केंद्र बिंदु होने का कारण है राजा अपनी संभव दिनचर्या के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अतिरिक्त राज्य कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था की देखभाल, हाथियों की सेवा, सशस्त्रगार और गुप्तचरों का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है। धर्म और राजनीति के संबंधों का प्रथम क्षेत्र है, यानी धर्म और राजनीति के संबंधों का प्रथम क्षेत्र है। राजा का आचरण कौटिल्य के अनुसार राजा को चरित्र तथा धर्म परायण होना चाहिए, यानी चरित्रवान होना चाहिए। राजा को धर्म परायण होना, धर्म को मानने वाला होना चाहिए। राजा की कार्य व्यवस्था के संबंध में राजा का धर्म वही की पुरोहित और आचार्य के साथ यज्ञशाला में उचित होकर विद्वानों और तपस्वियों के कार्यों को खड़े अभिनंदन पूर्वक देखे। ठीक है, मतलब ऐसा राजा होना चाहिए। उसका कैसा धर्म होना चाहिए कि राजा चरित्रवान हो, धर्मनिष्ठा हो। अगर जो मतलब पुरोहित आचार्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनके आदर सम्मान में रहे। ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, धर्म का पालन करे। कौटिल्य ने राजा को घनिष्ठ होकर प्रजा के कल्याण में शासन करने की अनुदेश दिया है। धर्म राज्य जी का आधार है। धार्मिक नियमों के पालन से राज्य की उन्नति होती है और प्रजा का सुखी होती है। ठीक है, सुखी होती है, अधिकतर प्रजा सुखी होगी। राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार धर्म जो है वो राजनीतिक शक्ति के प्रजा पर प्रयोग स्वाभाविक मर्यादा है। कौटिल्य ने राज्य को ऐसी अधिकृत संस्था माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है, स्टेट इसमें। ठीक है, धर्म को कौटिल्य ने मनुष्य के सार्थक और उद्देश्य पूर्व जीवन के लिए आवश्यक नियमों की संक्षिप्तता, नैतिकता, मूल्य तथा जो राज्य सत्ता पर नियंत्रण के लिए विचित्र किया गया है। इसमें धर्म का सट्टा की 93 हेतु राज्य दंड की उत्पत्ति हुई है। ये सट्टा नहीं, सत्ता है, सॉरी, सत्ता है ये। कि 93 हेतु राज्य दंड की उत्पत्ति हुई है। राजा दंड के माध्यम से दुर्बलों का सुरक्षा प्रदान करता है। दंड एक भौतिक शक्ति है जिसका धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त किया जाना अवशिष्ट है। राजा का प्रमुख धर्म प्रजा संरक्षण तथा, परंतु ये सभी संभव था जब उसने न्याय की प्राप्ति हो सके। मतलब ऐसे धर्म तभी स्थापित किए जा सकते हैं जब न्याय की प्राप्ति हो रही हो। ठीक, लोगों को लगे कि मुझे हाँ न्याय मिल रहा है। वो राजा का धर्म है कि वह राज्य की तथा राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ावा दे। राजा का एक धर्म होता है कि वो राज्य और राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा दे। ठीक है, संपत्ति को बढ़ावा दे। राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी रखने और राज्य की अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकने का काम करे। ठीक है, सभी प्रकार के अन्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने, जल संस्थान में उत्पादन होने वाली प्रत्येक व्यापार युग वस्तुओं को बढ़ावा देने का कार्य करे। ये सभी राजा का धर्म है। कौटिल्य ने समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए विभिन्न वर्ण श्रम के धाम बताए हैं। मतलब जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं उनके धर्म बताए हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण का धर्म होता है अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, यजन करवाना, दान देना, दान लेना, ठीक है, इत्यादि काम होता है ब्राह्मणों का। इनका धर्म है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जनता की सुरक्षा करना। और वैश्यों का क्या धर्म है? पढ़ने, यज्ञ करना, दान करना और कृषि कार्य, पशुपालन में या व्यापार, ठीक है ना, इत्यादि करना। और शूद्र का क्या है? तीनों क्षेत्रों का धर्म है। शूद्र का ये धर्म है कि तीनों ऊपर, पूर्ण ऊपर, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना, खेती पशुपालन पे दूसरों पर निर्भर होना, ठीक है, शिल्प, गायन, वादन और चट्टान आदि का जो कार्य है उसको करना। इन सभी वर्णों के बारे में कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य समाज में व्यक्तियों को सम्मानित स्थान प्रदान करता है। ठीक है, कौटिल्य जो समाज में जो स्त्रियां हैं सम्मानित स्थान प्रदान करता है। विवाह को धार्मिक संस्था व व्यवहारिक जीवन में स्त्री पुरुष को समान भागीदारी मानता है। ठीक है, विवाह विच्छेद होने की स्थिति में स्त्री पुरुष से जीविका निर्वाह के लिए धन खर्च प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है ना, यानी अपने धर्म से अपने धन को खर्च, अगर पुरुष एक तरह से अगर तलाक हो जाता है या कुछ हो जाए
तो आप आर्थिक सहायता के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं, या विवाह के अनुचित होने की जो स्थिति है, जो पुरुष हैं वो जीवन निर्वाह के लिए धन खर्च जो है उससे अधिकार है, स्त्रियों को ले सकती हैं। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था को धर्म पर आधारित माना है तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, आक्रोश आदि को धर्म के शाश्वत लक्ष्यों के रूप में माना है। कौटिल्य ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करे, धर्म का पालन करे, ठीक है ना, ऐसे समाज में व्यवस्था लाए। यह है अगला क्वेश्चन, राज्य का सिद्धांत, उद्भव, विकास और लक्ष्य उसके क्या कार्य रहे हैं स्टेट के कौटिल्य के समय में, उसके पे डिस्कस किया। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, राज्य का सिद्धांत और उद्भव, विकास, राज्य के लक्ष्य और क्या कार्य रहे हैं, ठीक है, मतलब राज्य का सिद्धांत अगर पूछता है, ठीक है, उसका उद्भव विकास पूछता है, एक ही आंसर इन तीनों का, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो। प्राचीन भारत के अधिकांश राजनीतिक चिंतन के तहत कौटिल्य के चिंतन में भी राज्य की संकल्पना राजतंत्र के रूप में की गई है। राज्य उसे क्षेत्र और जनसंख्या का संकेत देता है जो किसी राजा के नियंत्रण में होता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जो अधिकांश राजनीतिक चिंतन की तरह जो कौटिल्य के चिंतन में भी राज्य की बात संकल्पना है, वो किसी लोकतांत्रिक समाजवादी नहीं, सिर्फ राजतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि कौटिल्य मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें, इसलिए राजतंत्र था उस समय, तो इसलिए राजतंत्र के बारे में राज्य की प्रवृत्ति को ली गई है। जो संकल्पना प्रस्तुत करते हैं वो राजतंत्र पे देते हैं। उस राज्य उस क्षेत्र और जनसंख्या का संकेत होता है, यानी कौटिल्य कहते हैं राज्य जो है उस जनसंख्या और क्षेत्र का संकेत है जो किसी राज्य पर नियंत्रण में होता है, मतलब राजा के नियंत्रण में होगा। इस राज्य के अंतर्गत लौकिक मामलों में राज्य की शक्ति सर्वोच्च है, परंतु अपने कर्तव्यों के मामले में राजा स्वयं धर्म से बंधा होता है और धर्म की व्याख्या का अधिकार किस अन्य सत्ता, ये सत्ता लिख गया, सत्ता जैसे कि ब्राह्मण को हो सकता है, वह मंत्री के रूप में उचित सलाह लेता है, आता है, ठीक है ना। कौटिल्य के राज्य की में पश्चिमी ढंग से प्रभुत्व सत्ता के लक्ष्य को ढूंढना बेकार होगा। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साधन मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है, ठीक है, यानी कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा है। राज्य के हित के सामने वेस्ट कहीं ना कहीं नैतिक के सिद्धांत को भी पैर रख देते हैं, ठीक है। अब कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति होती कैसी है, मतलब राज्य आया कैसे। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्भव और विकास जब होता है जब लोग मछली के लिए न्याय यानी मत्स्य न्याय की बात करते हैं इसमें, अथवा लालच और स्वार्थ के कारण समाज में व्याप्त अराजकता से थक गए थे। मतलब ये कहने का मतलब है राज्य की उत्पत्ति और वह कैसे होता है जब मछली के न्याय यानी मत्स्य न्याय अथवा लालच और स्वार्थ के बीच में जब समाज फंस गया था, लोग फंस गए थे, ठीक है ना, अराजकता में थक गए कि भाई ये जो अत्याचार हो जा रहा है इससे थक गए, और उन्होंने मनु को अपने पहले राजा के रूप में रखा, ठीक है, मनु को अपने पहले राजा के रूप में चुना उन लोगों ने। यह निर्णय हुआ कि राजा को अनाज का 1/6 भाग मतलब 6/1 भाग और स्वर्ण 10/1 भाग राजा को देना है भाई। इसकी वजह से राज्य का उद्भव होता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए। अब राज्य के कार्य और लक्ष्य क्या रहे हैं। पहला, राज्य के क्या कार्य हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का लक्ष्य शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, लोगों को संरक्षण करना, राज्य की सहायता से व्यक्तियों के उच्चतम और सब विकास प्रस्तुति समक्ष बनाना, ठीक है, यानी समाज में शांति रखो, व्यवस्था बनाए रखो, कानून संचालन करो, व्यक्ति के उचित विकास के लिए प्रयोग करो, राज्य के कार्यों में संरक्षण, आंतरिक मुसीबतों और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक जो दंगे फसाद हो रहे उससे सुरक्षा, बाहरी जो आक्रमण विदेशों से हो रहे उससे सुरक्षा, दुश्मन देशों से सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक विधियों को बनाए रखना, ठीक है, राज्य में उस सार्वजनिक विधि को कायम रखने की अपेक्षा थी जो उसे स्थान की प्राचीन प्रवृत्तियां और लोकचार्य से सहित है, कानून विधि को सुचारू रूप से चलाना, ठीक,
जो कानून है, जो लॉ है, उसको सुचारू रूप से चलाना और सारी विधियों को पालन कराना, सामाजिक व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखना। राज्य का कार्य उस स्थान से धर्म का संरक्षण था जिसके दायरे में राज्य समाज दोनों चलते हैं। ठीक। कौटिल्य के अनुसार राजा की कर्तव्य न्याय के साथ अपनी प्रजा का संरक्षण करना, न्याय करना। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने वाला राजा राजदंड की अनुपयोगिता पे सिद्ध करेगा। ठीक है। अगर कोई सामाजिक व्यवस्था खराब कर रहा है तो उसकी दंड व्यवस्था राजा सुनिश्चित करेगा। लोक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है। राजा इस आदर्श को मानते थे कि अपनी प्रजा की संपन्नता में ही अपनी संपन्नता छिपी है और अपनी प्रजा के कल्याण में उनका कल्याण है। ठीक। राजा की आंतरिक व्यवस्था, ठीक है, न्याय की रक्षा, उसे सुचारू रूप से चलाना। देवीय विपत्ति, जैसे दैवीय विपत्ति, ये देवी लिख गया, दैवीय होता है। दैवीय विपत्ति, ये दैवीय विपत्ति जैसे बाढ़, भूकंप और आज महामारी, घटक, जंतु इत्यादि में जो रोग महामारी फैल रही है, लोगों से उनकी सुरक्षा करना। ठीक है। कौटिल्य ने राजा का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत रखा है कि उसमें राज्य की संपूर्ण संस्थाओं और मनुष्य के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बन गया है। ठीक। कौटिल्य ने राज्य को न केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया है, बल्कि उसे पति, पत्नी, पिता, पुत्र, भाई, गुरु, शिष्य आदि से संबंध पवित्रता की रक्षा का दायित्व भी राजा को सौंपा गया है। इसमें ये राज्य का काम होता है राजा के अंदर। दरिद्रता, गर्भवती स्त्रियों, नवजात शिशु, जो अनाथ बच्चे, बुजुर्ग बुजुर्ग इत्यादि को सहायता पहुंचाने के भार भी राज्य पर डाल दिया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत व्यवस्था की गई है। ठीक। प्रजा के मनोरंजन के साधनों जैसे कि नाटकों, खेल कूद इत्यादि के नियम और नियंत्रण का भार भी राज्य पे डाला गया है। राज्य को नगर तथा ग्राम में शिविर तथा दुर्ग में प्रस्तुत दूरी पर मध्य और दुकानों और समन्वय स्थापित करना चाहती, या फिर व्यापारी को निजी दुकान खोलने की अनुमति देना चाहती हैं। ठीक है। पूरी पूरी मतलब ऐसे दुकान खोलना चाहती है, निजी व्यापारिक जो शिविर हैं उनमें देना चाहोगे, जो व्यापारिक है उनको खोलने दो दुकान, ताकि लोगों को सुविधा और सामान मिल सके। और ऐसा अगर नहीं वो कर रहे हैं तो राज्य को ऐसी दुकानें खुद खोल देनी चाहिए जो समाज को अच्छा ले जाए, उनकी जनता को। कौटिल्य सभी व्यवसाय और व्यापारों पर राज्य पर नियंत्रण का समर्थन करते हैं कि सभी राज्यों और जो व्यापारिक है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो मतलब व्यापार इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहे हैं अब, ठीक है ना, जो परंपरा व्यापार चल रहे हैं, उन छोटे मोटे उद्योगों पे भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर आएगा। ठीक है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी ये राज लिख गया, ये राज्य है। ठीक है। सिद्धांत के बाद जो वर्ड है, ठीक है, ये राज्य के 7 अंग, ठीक है, बताए गए हैं। राज्य है ये देखिए, राज्य का सप्ताह सिद्धांत या राज्य के 7 सिद्धांत की बात की गई है। थोड़ी सी पीडीएफ में ये मात्रा गलत हो गई है। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्पष्ट अधिकरण के प्रथम अध्याय में, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो छठा अध्याय, यानी षष्ठ अधिकरण, षष्ठ मतलब छठा अधिकरण के प्रथम अध्याय में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है। उन्होंने वह राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है और अंग भी। ठीक है। राज्य के 7 अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य के सिद्धांत को सप्ताह सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। पहला है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग इस प्रकार हैं। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, दुर्ग और कोष, दंड और मित्र। ठीक, ये 7 हैं। उसके बाद आ जाओ आप इधर। स्वामी पहला सिद्धांत, सप्ताह सिद्धांत। ठीक है। 7 सिद्धांत से पहला स्वामी। स्वामी का मतलब होता है राजा। ठीक। कौटिल्य के अनुसार स्वामी या राजा राज्य का केंद्र और प्रधान होता है। ठीक है। सबसे बड़ा ही राजा होगा, उससे अलावा कोई नहीं। राज्य की सफलता राजा के चरित्र, गुण और नीति पर निर्धारित करती है। जो राज का चरित्र है उसकी किस पे, चरित्र, गुण और नीति पर निर्धारित करेगी। वस्तु कौटिल्य के राज्य में राजा ही शासन में धुरी होता है, मतलब शासन व्यवस्था को चलाने में राजा ही चलाएगा। वही शासन संचालन के सक्रिय रूप से भाग लेकर शासन को गति प्रदान करता है। अतः कौटिल्य राजा के आवश्यक गुणों जैसे नीतियों, योजनाओं, ठीक है,
नीतियों, योग्यताओं आदि के पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार राजा को कुलीन, धर्मनिष्ठा, सत्यवादी, विवेक, दूरदर्शी, दृढ़ निश्चय, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कला में चतुर इत्यादि होना चाहिए। ठीक है। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों से दूर होना चाहिए, यानी बुराइयों से दूर होना चाहिए। राजा को पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए। राजा को दिन, वृद्धि, अपंग आदि की सहायता करनी चाहिए। संपत्ति यानी विपत्ति के समय राजा का निर्वाह करना चाहिए। ठीक है। उसे अपने कोष की वृद्धि पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एक राजा को अपनी कोष वृद्धि में यानी खजाने पे ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य द्वारा निर्देशित राज्य के सप्तांग में राजा का सर्वोत्तम स्थान है। अब आता है अमात्य यानी मंत्री। अब राजा होगा तो मंत्री होगा ही सलाह देने के लिए। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व अमात्य है। अमात्य के अंतर्गत सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के शासन अधिकारी, शासन विभाग, यानी जो अमात्य जो मंत्री उसके अंदर क्या रहा है, शासन अधिकारी, शासन विभाग, अध्यक्ष, राज्य के अन्य कर्मचारी आते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा मंत्रियों एवं कर्मचारियों के बिना सुचारू रूप से शासन का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा को अपनी सहायता के लिए अमात्यों की आवश्यकता होती है। उसने ये कहा है भी कि ऐसे व्यक्ति को ही अमात्य बनाना चाहिए। मतलब कौटिल्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री या अमात्य या प्रशासन के अधीन मतलब बनाना चाहिए। समर्थवान, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन हो, तभी तो आप बनाओगे। उन अमात्यों में से श्रेष्ठ विश्वास पात्र हो, सबसे बढ़िया विश्वास पात्र हो, अनुभवी हो, उसमें अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, राज्य पुरोहित एवं अन्य मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है। पहले प्रधानमंत्री होगा, फिर राज पुरोहित होंगे, फिर मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं जो छोटे मोटे मंत्री होते हैं। राजा उसी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो सर्वगुण संपन्न होगा। राज पुरोहित के लिए यह आवश्यक है कि कुलीन, सदाचारी, सभा, वेदों का अज्ञाता, दंड नीति आदि के शस्त्रों में निपुण हो। ठीक है। यानी वेद हो, उसको पढ़ा हो, कुलीन हो, सदाचारी हो, सभी वेदों का ज्ञान हो, दंड नीति का पता हो, आदि में सशस्त्र में निपुण हो, वैसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या राज्य के आकार और समर्थक के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। जो मंत्री का जो संख्या हो राज्य और आकार के समर्थक में होनी चाहिए, उसे ना ज़्यादा हो ना कम हो। केवल योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धिमान नहीं रहेगा तो राज्य को डुबो ही देगा। राजा को 3 या 4 मंत्रियों से परामर्श लेनी चाहिए। उसे अधिक से कम से नहीं। कहने का मतलब है जो मंत्री अगर कोई वाद विवाद सलाह कर रहा है तो अधिक से मंत्रियों से ले, कम से मंत्रियों से सलाह नहीं ले, अधिक से जितनी सलाह, क्योंकि हर विचार बदलता रहता है। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार अमात्यों का कार्य राजा को परामर्श देना, राज्य की रक्षा के लिए उपाय सोचना, नए स्थानों में गांव बसाना और उनका विकास करना, और अर्थदंड तथा राज्य के कर की वसूली करना होता है। ठीक है ना। अब आता है जनपद। जनपद राज्य का तीसरा आवश्यक पद है। ये कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से जनपद की परिभाषा नहीं दी है, इसमें बताया ही नहीं कि जनपद होता क्या है। फिर भी जनपद से इसका तात्पर्य सिर्फ भू प्रदेश से नहीं बल्कि राज्य के निवासी या जनसंख्या से भी है। यानी जनपद का मतलब भूमि से नहीं, भू प्रदेशों से नहीं, बल्कि वहाँ के जो निवासी जो जनसंख्या रह रही है उनसे भी बात करते, मतलब कहते हैं कि ये भी है भू उसमें जनपद में। क्योंकि कौटिल्य ने लिखा है कि जनता के अभाव में जनपद की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए उनकी जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं वो। और जनपद के बिना राज्य का भी अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब जनसंख्या या जनपद नहीं रहेगा तो राज्य का अस्तित्व भी संभव नहीं रहेगा। कौटिल्य का जनपद गांव संग्रह, ठीक है, रघवाटिक, द्रुपदमुख और स्थानीय में बांटा हुआ है। एक उत्तम जनपद के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जो जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, खेती योग्य उपजाऊ भूमि हो, यातायात के विकास का हो, ठीक है, जलमार्ग हो, स्थल मार्ग हो, कृषि की सुरक्षा के लिए सिंचाई की
समुचित प्रबंध हो, देवालय एवं विश्राम गृह हो, विश्राम जहाँ पे सोते हैं, आराम करने की जगह, और साथ ही नदियों, पशुधरों, खनिजों, पदार्थों और की विभिन्न बहुलता हो, यानी यहाँ अधिक चीजें मिल रही हो। चूंकि जनपद में केवल प्रदेश ही नहीं, वहाँ के निवासी सम्मिलित होते हैं, अतः कौटिल्य ने निवासियों के गुणों को पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है, जो जनपद में रहते हैं उनके अनुसार निवासियों को परिश्रमी एवं स्वामी भक्त होनी चाहिए, स्वामी भक्ति होनी चाहिए उनमें। उन्हें प्रसन्नतापूर्ण सवक्षता से कर भी देना चाहिए, मतलब टैक्स देना चाहिए उनको समय समय पे। भूप्रवेश में आकार के विषय में अर्थव्यवस्था में कुछ संकेत हैं जो छोटे आकार के राज्य के पक्ष में हैं। अब आता है दुर्ग। राज्य का चौथा तत्व है दुर्ग। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग की अति आवश्यकता होती है। जनपद में स्थान स्थान पर दुर्गों का निर्माण किया गया, ठीक है, चाहिए, जिससे शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की रक्षा और संभव हो सके, यानी दुर्ग मतलब एक तरह से चौकी बना दी जाए, ठीक है, जिसे आक्रमणों से सुरक्षा की जाए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग चार प्रकार के होते हैं: औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धरवान दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, ये चार प्रकार के दुर्ग बताए हैं। इन दुर्गों में से प्रथम दो दुर्ग यानी औदक दुर्ग एवं पर्वत दुर्ग शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, तथा अंतिम दो दुर्ग धनवा दुर्ग और वन दुर्ग राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आपत्ति के समय भागकर राजा इन दुर्गों की शरण लेकर आत्मरक्षा कर सकता है। ठीक है, अब आता है कोश। ठीक, ये राज्य का पांचवा प्रमुख तत्व कोश है। ठीक है, तत्व है जिसे कोश कहते हैं। राज्य की कार्य क्षमता एवं प्रगति उसके कोश पर निर्भर करती है, यानी जो पैसा रखा गया है, जो धन रखा गया है, उस पर निर्भर करता है राज्य की प्रगति, उसका विकास। अर्थशास्त्र में धन या अर्थ ही प्रधान वस्तु होती है, यानी पैसा ही सब कुछ है। राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन आवश्यक होता है। कोष द्वारा ही सेना का भरण पोषण किया जाता है। पैसा नहीं रहेगा तो खिलाओगे क्या? जा सकता है। सैनिक को संतुष्ट कर राजा उसकी भक्तियों श्रद्धा को पा सकता है। अतः कोष राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कोष में प्रचुर सोना चांदी व मूल्य रत्न आदि, ठीक है, नगद सिक्के का रहना आवश्यक है। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि कोष का संग्रह धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक विधि से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अभिन्न षड्यंश और व्यापारिक वस्तुओं के दशामांश को सत्रविहीन ढंग से ग्रहण कर कोष का संचालन करना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति को विश्वास में रखना चाहिए जो पूर्ण रूप से विश्वास हो, भरोसेमंद हो, ऐसे को कोष की सुरक्षा पे रखना चाहिए। ठीक है। दंड, दंड है दंड, दंड यानी दंड अथवा सेना। दंड अथवा सेना राज्य का छठवां महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये चतुर्दंडीय सेना आती है। यानी चतुर मतलब ये हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, ये चार सेनाएं इसमें आती हैं। सेना राज्य की सुरक्षा का प्रमुख साधन होता है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, बल्कि शत्रु तक भी मित्र बने रहते हैं। अच्छा पावर रहेगा जब ही तो आप सामने वाले को दबा पाओगे। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित हो, वीर स्वाभाविक मानी हो, राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए सैनिक। ठीक है। वह क्षत्रिय वर्ग का सेना में नियुक्त के लिए सर्वाधिक उपयोग माना जाता है, किंतु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्र को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैन्यों के अध्यक्ष वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रयुक्त रखना चाहिए। ठीक है। मित्र, फ्रेंड, आपके मित्र होने चाहिए। तो प्राचीन समय में, कौटिल्य के समय में भी दोस्त हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए अथवा
आपत्ति के समय राजा का सहायता के लिए, मतलब उसकी उत्पत्ति के लिए, और आपत्ति के लिए मतलब बुराई में और भलाई में के समय राजा की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, फ्रेंड होनी चाहिए, दोस्त। अतः राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करे जो समय पर उसकी सहायता कर सके। कौटिल्य का मत है कि मित्र ऐसे हो जो पितृ पितामह के क्रम से चलते आ रहे हो, मतलब लंबे समय से चल रहे आ रहे हो। मित्रों को कुलीन, दुर्विशुल्क, महान एवं अवसर के अनुसार पर योगी होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि इन सातों तत्वों को प्रवृत्ति का अंग, ये सात तत्व खत्म हो गए, अंगों से सभी का दृढ़ स्वास्थ्य होना चाहिए। इन सभी अंगों के परस्पर सहयोग से ही राज्य का संचालन शुरू हो जाता है। यदि आप में उदासीन रहकर एक दूसरे का सहायता ना करे तो राज्य के लिए बहुत ही बड़ी बाधक उत्पन्न हो सकती है। मतलब कोई भी अंग अगर अपनी काम से पीछे हटे तो राज्य के लिए नुकसान है। कौटिल्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि राज्य के एक तत्व में बाध्य होने से अन्य तत्व भी व्याप्ति से ग्रस्त हो सकता है। एक तत्व नष्ट होगा तो दूसरा अपने आप ही होने के कगार पे होगा, नष्ट होने के। लेकिन यदि राजा निपुण हो तो एक या दो अंग के व्यक्तिग्रस्त होने पर भी राज्य के कार्य को संचालन, यानी राजा अगर ठीक ठाक हुआ, ठीक है ना, चतुर हुआ, चालाक हुआ, ठीक, तो एक दो अगर अंग डैमेज होते भी हैं, खराब होते हैं, ठीक है, क्षति पहुंचती है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य पे, ठीक है। आधुनिक राज्य का एक ऐसा तत्व नहीं है जो, ठीक है, पाया जाता है जो कौटिल्य का स्वामित्व, प्रभुत्व, आत्म, सरकार के जनपद, जनसंख्या और भू से प्रतीक है। सिर्फ शब्द अलग हैं, इसके भाव आधुनिक भाव से भी भिन्न है, नहीं है। कौटिल्य का मित्र आज के स्वभाव सामान्य के समतुल्य है, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में इसी का निष्कर्ष है, सप्ताह सिद्धांत का ही निष्कर्ष है। बाकी जो ऊपर 3 क्वेश्चन है उनमें आप खुद से निष्कर्ष बना लेना, ठीक है। कहा जा सकता है कि कौटिल्य सप्ताह सिद्धांत आधुनिक राज्य के लिए एक संगत प्रतीक होता है। इतना ही नहीं, राज्य जैसी अमूर्त धारणा को स्पष्ट, निश्चित और मूर्त करने में कौटिल्य जितना सफल रहा है उतना आधुनिक चिंतन में भी नहीं हुए। इस प्रकार राज्य के तत्वों का विस्तृत विवरण कर कौटिल्य ने व्यवहारिक राजनीति के प्रति सिर्फ अपनी पैनी निगाह की परिचय नहीं दिया है, अपितु राज्य जैसी अमूर्त, निराकार और भावनात्मक धारणा को मूर्त, स्पष्ट और निश्चित करने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। एजुकेशन एकलव्य में आपका फिर से स्वागत करेंगे। आप कमेंट करके बताएं इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आगे मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ इस पर, ठीक है। आप ये मुझे वीडियो देख के ज़रूर बताएँ, तभी मैं आगे वीडियो डालूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।